दीवानापन एपिसोड 132। अब आगे। इधर दूसरी तरफ रात का वक्त था। आशी वक्त अपने कमरे में ही टहल रही थी। वो काफी ज्यादा बेचैन थी। उसके चेहरे पर अभी भी घबराहट बरकरार थी। तभी कोई अंदर आते हुए बोला, क्या हुआ आशी, तुमने मुझे अचानक से कॉल करके क्यों बुलाया, सब कुछ ठीक है ना? उसकी आवाज सुनते ही आशी तुरंत उस तरफ बढ़ी और उस लड़की को कसकर हक कर ली। उस लड़की ने भी तुरंत आशी को हक करते हुए कहा, What happened? Everything is ok? तुम काफी परेशान लग रही हो, क्या हुआ, सब कुछ ठीक है ना? और कल तुम मेरा फोन क्यों नहीं उठा रही थी? कल हमने मिलने के लिए प्लान किया था, पर तुमने मेरा फोन भी नहीं उठाया। तभी आशी उससे अलग हुई और घबराते हुए बोली, तुम्हें पता भी है मेरे साथ क्या हो गया है? ये सुनकर रिया ने ना समझे में कहा, क्या हुआ है? प्लीज मुझे बताओ, क्योंकि मैं देख रही हूँ आजकल तुम मुझसे बहुत कुछ छुपा रही हो। कहने को तो मैं तुम्हारी इकलौती बेस्ट फ्रेंड हूँ, पर तुम तो मुझे कुछ बताती ही नहीं हो। अब प्लीज बताओ मुझे, आखिर हुआ क्या है? आशी की आंखों से फिर से आंसू निकलने लगे। उसे समझ नहीं आ रहा था अभी वो किस मुंह से ये बात बताएं कि उसने अपने ही कजन ब्रदर के साथ रात बिताई है। ये सोच सोकर उसका दिमाग फट रहा था। हालांकि उसे ये पता था कि सारांश उसका कजन ब्रदर है, पर अभी उसे इसका आइडिया बिल्कुल भी नहीं था कि सारांश एक अडॉप्टेड चाइल्ड था और उसका सूर्यवंशी खानदान या फिर उसके खून से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं था। तभी रिया ने वापस से उसके पकड़ते हुए कहा, आशी तुम रो क्यों रही हो? हमारी दोस्ती को पूरे 2 साल हो गए, पर आज तक मैंने तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं देखा, बल्कि तुम तो हमेशा स्ट्रांग बनकर मेरे सामने रही हो। पर आज अचानक से तुम्हारी आंखों में ऐसी आंसू देखकर मुझे बहुत टेंशन हो रही है। प्लीज बताओ मुझे क्या बात है? तभी आशी उसके सीने से लगते हुए रोते हुए बोली, सब खत्म हो गया। मैं बर्बाद हो गई, मेरी जिंदगी पूरी तरह से तबाह हो गई। ये सुनते ही रिया भी तुरंत उसे संभालते हुए बोली, आशी ऐसा कुछ भी नहीं है। प्लीज पहले मुझे साफ साफ बताओ, तुम जरूर किसी गलतफहमी का शिकार हुई होगी। तभी आशी उससे अलग होते हुए बोली, नहीं रिया, मैं कोई भी गलतफहमी का शिकार नहीं हुई हूँ, बल्कि वो खुद मैंने अपने आप से पता लगाया है। और जब से मुझे उसके बारे में पता लगा है तब से मैं बहुत ही ज्यादा परेशान हूँ। मेरा दिमाग बिल्कुल ब्लैंक हो गया है। मैं सच में कुछ भी समझ नहीं पा रही हूँ कि मैं अब करूँ तो क्या करूँ। ये सुनकर रिया ने ना समझे में कहा, पर हुआ क्या है? तुम जब तक मुझे बताओगी नहीं तब तक मैं कैसे समझूंगी? तभी आखिर में आशी ने धीरे से कहा, बात यह है कि मैंने अपने कजन ब्रदर के साथ रात बिताई है। ये सुनते ही रिया एकदम से शॉक्ड हो गई। उसका हाथ जो आशी के कंधे पर था वो दूसरे ही पल नीचे गिर गया। तो वही आशी की आंखों से फिर से आंसू निकलने लगे। वो अपना सिर झुकाते हुए बोली, मुझे पता है कोई भी सुनेगा तो सबका रिएक्शन यही होगा। मैं खुद भी कुछ समझ नहीं पा रही हूँ कि मैं क्या करूँ। सच में मुझे बहुत टेंशन हो रही है। रिया, तुम इकलौती मेरी दोस्त थी और मैं तुमसे ये बात बता सकती हूँ। प्लीज मुझे इस मुसीबत से बाहर निकालो। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं बर्बाद हो गई हूँ, या फिर शायद ये मेरी गलत कामों की सजा है जो भगवान मुझे अब दे रहा है। मैंने जन्नत जैसी मासूम के साथ बहुत कुछ गलत किया था। मैंने उसे मारने की भी कोशिश की थी, तो शायद इसीलिए भगवान अब मेरे साथ ऐसा कर रहा है। ये सब सुनकर रिया ने उसे फिर से गले लगा लिया और उसे शांत करते हुए बोली, आशी पहले तुम शांत हो जाओ। मुझे पता है इस वक्त तुम क्या सोच रही होगी, पर सच कहूँ तो मैं खुद भी बहुत ज्यादा शौक हूँ। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि ऐसी कोई बात होगी। पर तुम फिक्र मत करो, हम कोई सॉल्यूशन निकालेंगे। तभी आशी उससे अलग होते हुए बोली, कोई सॉल्यूशन नहीं निकलने वाला। ये सच है, मैंने अपनी कजन ब्रदर के साथ ही रात बिताई है और अब इस सच को कोई बदल नहीं सकता। अब मेरे पास सिर्फ एक ही रास्ता है। ये सुनकर रिया ना समझी में बोली, कैसा रास्ता? आशी अपना सर झुकाते हुए बोली, एक रास्ता है कि मैं खुद अपनी कजन ब्रदर के पास जाऊं और इन सब चीजों के लिए माफी मांग लूं और सारी बातें फेस टू फेस क्लियर कर लूं, क्योंकि इस तरह से तो मैं जी नहीं पाऊंगी।
तभी रिया ने ना समझी में कहा, तुम ये जानती हो कि वो तुम्हारा कज़न ब्रदर था, लेकिन क्या तुम्हारा कज़न ब्रदर जानता है कि उसने जिसके साथ रात बिताई वो उसकी कज़न सिस्टर थी, यानी कि तुम उसकी कज़न सिस्टर थी। रिया की ये बात सुनकर आशु एक पल के लिए हैरान हो गई और वो अपना सर ना में हिलाकर बोली, नहीं नहीं, अभी तो सूर्यवंशी खानदान में किसी को भी नहीं पता कि 19 साल पहले जिस बेटी को उन्होंने खुद से दूर कर दिया था वो जिंदा है, वो मरी नहीं है, बल्कि आज भी वो सांस ले रही है। और जब उन्हें नहीं पता तो मेरे कज़न ब्रदर को कैसे पता होगा? जहाँ तक मैंने उनके बारे में पता लगाया है वो कुछ वक्त पहले ही इंडिया आए हैं, वो भी अपने एक नए प्रोजेक्ट के लिए, अदरवाइज वो हमेशा से लंदन में ही रहते थे। ये सब सुनकर रिया कुछ सोचते हुए बोली, देखो हमें जो भी करना होगा सोच समझकर करना होगा। तुम अभी फिलहाल के लिए अपने कज़न ब्रदर के सामने उसकी कज़न सिस्टर बनकर नहीं जा सकती। ये सुनकर आशी ने कहा, पर तब तक मैं पागल हो जाऊंगी। मैं कुछ सोच नहीं पा रही हूँ, मैं कुछ कर नहीं पा रही हूँ, जो मेरा मकसद है मैं उस पर भी कंसंट्रेट नहीं कर पा रही हूँ। तभी रिया ने कहा, तुम एक काम कर सकती हो, तुम बिना उसकी कज़न सिस्टर बने उसके पास जाओ और सब कुछ क्लियर कर दो, बस अपना सच छुपा कर रखना कि तुम उनके ही खानदान की हो। ये सुनकर आशी ने चिढ़कर कहा, रिया क्या ये तुम्हें कोई हवा लगता है? ये इतना भी आसान नहीं होने वाला। अगर मैंने एक भी गलती से भी की तो कुछ भी हो सकता है। तुम्हें नहीं पता मेरे कज़न ब्रदर पहले डिटेक्टिव रह चुके हैं। उन्होंने एक काफ़ी फेमस डिपार्टमेंट में भी डिटेक्टिव के टॉप पोजीशन पर काम किया है। मैंने उनके बारे में पूरी हिस्ट्री चेक की है और उसी में से मुझे ये सब कुछ पता चला। तो तुम्हें क्या लगता है मैं इतनी आसानी से उनके सामने जाकर झूठ बोल पाऊंगी? ये सब सुनकर रिया ने कहा, तो फिर तुम बताओ तुम क्या करोगी? क्योंकि इस वक्त मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा है और तुम जो आइडिया बता रही हो वो कहीं से सही नहीं है। तभी आशी गुस्से के साथ बोली, मुझे इतना डरने की जरूरत नहीं है। मैं आशी सूर्यवंशी हूँ, मैंने कुछ गलत नहीं किया है। अगर गलत किसी ने किया है तो वो खुद मेरे कज़न ब्रदर है। मैं उस वक्त नशे में थी, नशे में उन्होंने मेरा फ़ायदा उठाया है, इसलिए अगर मैं खुद से उनके पास जाकर उनसे सब कुछ क्लियर करती हूँ तो उन्हें मुझसे माफ़ी मांगनी चाहिए, ना कि मुझे। इसलिए अब मैं शांत नहीं बैठने वाली और ना ही खुद को ऐसे परेशान करने वाली। ये कहकर उसने अपना फ़ोन उठाया और वहाँ से बाहर जाने लगी। पर तभी रिया ने उसे रोकते हुए कहा, लेकिन आशी तुम कहाँ जा रही हो? आशी ने गुस्से के साथ कहा, उस इंसान के पास जिसने मेरे साथ ये सब कुछ किया और मुझसे माफ़ी मांगने की भी कोशिश नहीं की। ये कहकर वो चली गई और इधर रिया बस हैरानी से उसे जाते हुए देखने लगी। इधर दूसरी तरफ लगभग 4 घंटे बाद कमरे का दरवाजा खुला। रिधान अपने शर्ट की बटन को बंद करते हुए बाहर निकला, पर बाहर पहुंचते ही उसके कदम रुक गए। उसने मुड़कर एक नज़र बेड पर बेजान हालत में गहरी नींद में सोई जन्नत को देखा। बेड की हालत ही बता रही थी कि वहां पर क्या हुआ था। जन्नत काफी ज्यादा थकान में डूबी हुई थी। उसके गले, गर्दन पर बाइट मार्क्स साफ साफ दिखाई दे रहे थे। वो गहरी नींद में थी। रिधान उसे कुछ पल तक देखता रहा और फिर गहरी सांस लेकर बोला, मैं तुम्हारे साथ ऐसा करना नहीं चाहता था, लेकिन वो तुम थी जिसने मुझे मजबूर किया। तुम्हें अच्छे से पता है कि तुम्हें किसी गैर मर्द के साथ देखकर मेरा खून खौल उठता है, लेकिन फिर भी तुम मुझे परेशान करने के लिए वो सब कुछ करती हो जो मैं नहीं चाहता, इसलिए तुम्हें ये सजा मिली थी। ये कहकर वो वहां से चला गया। इधर जन्नत अभी भी गहरी नींद में थी। एपिसोड 133 अब आगे। इधर दूसरी तरफ आशी इस वक्त कार ड्राइव कर रही थी। उसके दिमाग में रह रहकर सिर्फ और सिर्फ सारांश की बातें ही चल रही थीं। उसने खुद से कहा, मैंने क्या कर दिया? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है और अभी मैं क्या कर रही हूँ ये भी समझ नहीं आ रहा है। लेकिन मुझे सारांश से मिलकर सब कुछ क्लियर करना होगा। मैं इस तरह से इसे जाने नहीं दे सकती, वरना मैं गिल्ट में ही मर जाऊंगी। ये सब सोचते हुए उसने आखिरकार अपनी कार एक बड़े से आसमान को छूती बिल्डिंग के बाहर रोक दी। वो कार से बाहर निकली और बिल्डिंग को देखते हुए बोली, गॉड प्लीज मुझे हिम्मत देना, क्योंकि सच में मेरा मन बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका है। ये सब कहते हुए वो बिल्डिंग के अंदर चली गई।
रिसेप्शनिस्ट से उसने कहा, मुझे आपके सर से मिलना है। तभी रिसेप्शनिस्ट ने कहा, पर वो तो अभी मीटिंग अटेंड कर रहे हैं। आप मुझे अपना नाम बता दीजिए और क्या आपके पास अपॉइंटमेंट है। ये सुनकर आशी हल्का मुस्कुराते हुए बोली, वाह, एक्चुअली मेरे पास अपॉइंटमेंट तो नहीं है, पर अगर आप उनसे कहेंगे कि एक आशी नाम की लड़की उनसे मिलने आई है, तो वो जरूर मुझसे मिलेंगे। ये सुनकर रिसेप्शनिस्ट ने सिर हिला दिया। आशी वहीं लॉबी में बैठ गई। लगभग आधे घंटे बाद रिसेप्शनिस्ट ने आवाज लगाते हुए कहा, आप टॉप फ्लोर पर चले जाइए, वहां पर हमारे सर आपको मिल जाएंगे। ये सुनते ही आशी का दिल जोर से धड़कने लगा और वो सीधे लिफ्ट की तरफ बढ़ गई। कुछ देर में लिफ्ट का दरवाजा टॉप फ्लोर पर खुला। उसने एक नज़र केबिन की तरफ डाली। वो इकलौता केबिन था और दरवाजा बंद था। आशी ने खुद से कहा, मैं क्या करूं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। क्या मुझे अंदर जाना चाहिए? कितनी शर्म की बात है। वो मेरे कजिन ब्रदर हैं और मैं अपने कजिन ब्रदर के साथ। वो अभी खुद में ही उलझी हुई थी कि तभी अंदर से भारी आवाज आई, कम इन। ये सुनकर आशी की आंखें बड़ी हो गईं। वो बुदबुदाई, ये कैसे पॉसिबल है? मैंने तो अभी दरवाजा नॉक भी नहीं किया। तभी फिर से अंदर से आवाज आई, मैं तुम्हें देख सकता हूँ, इसलिए अब अंदर आ जाओ। ये सुनकर आशी का चेहरा पूरी तरह लाल हो गया। उसे इस वक्त काफी ज्यादा शर्म महसूस हो रही थी। अनमने मन से उसने दरवाजा खोला और अंदर की तरफ गई। अंदर जाकर उसने ग्लास विंडो की तरफ देखा, जहां इस वक्त सारांश उसे पीट करके खड़ा हुआ था। उसके हाथ में सिगरेट थी और वो बस खामोशी से बाहर की तरफ देख रहा था। तभी आशी झिझकते हुए बोली, एक्चुअली मैं। वह सारांश ने सिगरेट को अपने जूते के तले मसल दिया और आशी की तरफ मुड़ते हुए सख्त आवाज में बोला, क्या कहना चाहती हो तुम? साफ साफ बताओ। आशी सिर झुकाते हुए बोली, कल रात जो कुछ भी हुआ। ये कहकर वो फिर से रुक गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो आगे क्या बोले। तभी सारांश उसके तरफ अपने कदम बढ़ाने लगा। सारांश को अपनी तरफ आते देख आशी का दिल जोर से धड़कने लगा। वो घबराते हुए अपने कदम पीछे लेती हुई बोली, वाह, एक्चुअली मैं ये कहना चाहती थी कि वो कल रात। ये कहते हुए वो लगातार अपने कदम पीछे ले रही थी, पर सारांश उसकी तरफ बढ़ता ही जा रहा था। सारांश को अपनी तरफ आते देख आशी ने आखिरकार हिम्मत जुटाई और एक ही सांस में बोल पड़ी, बात ये है कि ये सब कुछ मैंने जानबूझकर नहीं किया। मैं उस वक्त नशे की हालत में थी और नशे की हालत में मेरे साथ वो सब कुछ हो गया। पर आप तो होश में थे ना? आपको तो खुद पर कंट्रोल करना चाहिए था। आपको तो पता है ना कि मैं आपकी कौन हूँ। लेकिन फिर भी आपने ऐसा क्यों किया? आशी की आवाज कांप रही थी, पर उसने खुद को संभालते हुए कहा, पर मैं यहाँ सब कुछ क्लियर करने आई हूँ, क्योंकि मैं घुट घुट कर जी रही हूँ। जब से मुझे सच पता चला, तब से मैं ठीक से कुछ सोच नहीं पा रही हूँ। इसलिए बस मैं यहाँ क्लियर करने चली आई। सारांश ने आशी की बातें सुनते ही अपने कदम रोक लिए। वो कुछ पल तक आशी को देखता रहा, जो नजरें झुकाए खड़ी थी। उसे देखते रहने के बाद सारांश ने तिरछी मुस्कान के साथ कहा, तुम कौन हो मेरी? ये सुनते ही आशी की आंखें बड़ी हो गईं। उसने तुरंत अपना चेहरा ऊपर उठाया और सारांश को देखते हुए बोली, व्हाट? क्या आपको नहीं पता मैं कौन हूँ? सारांश ने सीधे स्वर में जवाब दिया, नहीं, मुझे नहीं पता तुम कौन हो। अब बताओ, क्या रिश्ता है तुम्हारा मुझसे? ये सुनकर आशी को गहरा झटका लगा। उसने मन ही मन सोचा, तो इसका मतलब सारांश को नहीं पता कि मैं असलियत में कौन हूँ। तभी तो ये ऐसी बातें कर रहे हैं। अगर इन्हें पता होता तो ये कभी ऐसी बात ही न करते। मुझे लग रहा था कि इन्हें पता चल गया होगा कि मैं ही सूर्यवंशी खानदान की वो बेटी हूँ, जिसे उसके ही परिवार वालों ने पैदा होते ही अलग कर दिया था। और शायद ये बात अभी दुनिया से भी अनजान है। ये सब सोचते हुए आशी का चेहरा उदासी से भर गया। उसे आज पहली बार इस बात से बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही थी कि वो सूर्यवंशी खानदान की बेटी थी, पर ये बात किसी को भी नहीं पता थी। और वो ये बात चाहकर भी किसी से साझा नहीं कर सकती थी, क्योंकि सब उसका मजाक उड़ाते।
सब उसके बारे में पता नहीं क्या क्या बातें बनाते। वो अभी भी खामोश खड़ी थी जब अचानक सारांश ने उसकी तरफ कदम बढ़ाया और उसकी कमर पकड़ ली। ये देखते ही आशी की आंखें बड़ी हो गईं। वो तुरंत घबराते हुए बोली, आप क्या कर रहे हैं? छोड़िए मुझे। लेकिन सारांश ने उसकी आंखों में आंखें डालते हुए ठंडी आवाज में कहा, कल रात जो कुछ भी हुआ उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी, तो तुम्हें कुछ भी एक्सप्लेन करने या क्लियर करने की जरूरत नहीं है। आशी गुस्से से तमतमाते हुए बोली, एग्जैक्टली, क्योंकि कल रात जो कुछ भी हुआ उसमें सारी की सारी गलती आपकी थी। मैं होश में नहीं थी, मैं नशे में थी, पर आप तो होश में थे, फिर भी आपने। आशी के शब्द बीच में ही रुक गए। उसकी आवाज कांप रही थी और आंखों में गुस्से और दर्द का तूफान था। ये कहते कहते वो रुक गई तो सारांश तिरछा मुस्कुराते हुए बोला, और कल रात मेरी गलती भी नहीं थी, क्योंकि तुम जिस तरह से मेरी बाहों में आई थी और जिस तरह से तुम मेरे करीब आने की कोशिश कर रही थी, मैं खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाया। आखिरकार हूं तो मैं लड़का ही, वो भी बैचलर लड़का, जिसकी आज तक न कोई गर्लफ्रेंड थी और न ही आज तक मैं किसी के करीब गया। और जब पहली बार कोई लड़की इतनी मेरे करीब आएगी तो मैं खुद पर कंट्रोल कैसे कर पाता। फाइनली मैं खुद पर से कंट्रोल खो दिया और तुम्हें पा लिया। एक वजन लड़की को। ये शब्द सुनकर आशी का चेहरा गुस्से और शर्म से लाल हो गया। वो दांत पीसते हुए बोली, आपको शर्म नहीं आती मुझे ऐसी बात करते हुए? आपको पता भी है आप मुझसे कैसी घटिया बातें कर रहे हैं? सारांश अपनी भारी आवाज में चिल्लाते हुए बोला, क्यों, क्या हो गया? मैं ऐसा भी क्या बोल रहा हूँ? मैंने जो कहा बिल्कुल सच कहा। तुम एक वजन थी, पर अब नहीं हो, क्योंकि कल रात मैंने तुम्हारी वजनिटी तुमसे ले ली और अपनी वजनिटी तुम्हें दे दी। एक तरह से हम दोनों ही अब वजन नहीं हैं और एक दूसरे को पा चुके हैं। ये सब सुनकर आशी का चेहरा और भी ज्यादा गुस्से से लाल हो गया और वो उस पर चिल्लाकर बोली, जस्ट शट अप। आपको पता भी नहीं है कि आपका रिश्ता मेरे साथ क्या है और आप उस रिश्ते का लिहाज भी नहीं कर रहे हैं, बस ऐसी घटिया बातें कर रहे हैं। ये सुनकर सारांश उसे घूरने लगा और बोला, तो तुम ही बताओ क्या रिश्ता है तुम्हारा मुझसे? आशी गुस्से से जैसे ही कुछ कहने को हुई, अचानक से कुछ सोचकर वो रुक गई और उसके हाथों की मुट्ठी बस बंद हो गई। तभी सारांश उसके गुस्से से लाल छोटे से चेहरे पर अपनी उंगलियां चलाते हुए बोला, यू नो वॉट, तुम ऐसे नाराज होती हो, गुस्सा करती हो तो बहुत खूबसूरत लगती हो। शायद इसी खूबसूरती की वजह से ही तो मैं तुम्हारे लिए पागल हो चुका हूँ, और अब मैं तुम्हें खुद से दूर नहीं जाने दूंगा। कल रात के बाद से मैं तुम्हें बाहर रहा था, अपने साथ इमेजिन करता हूँ। क्या आज रात भी तुम मेरा साथ दोगी? क्या मेरे साथ कोऑपरेट करोगी? क्योंकि मैं तुम्हें आज की रात फिर से प्यार करना चाहता हूँ। मैं तुम्हें फिर से अपने करीब करना चाहता हूँ। मैं तुम्हें फिर से अपनी बाहों में भर लेना चाहता हूँ और तुम्हारी आगोश में खो जाना चाहता हूँ। बताओ, क्या तुम दोगी मेरा साथ? ये सब सुनकर आशी एकदम से शॉक हो गई और बस सारांश को ही देखती रह गई। एपिसोड 134। अब आगे। रात का वक्त था। ही इज नॉट ह्यूमन, ही इज टोटली अ बीस्ट। जन्नत खुद को मिरर में देखते हुए गुस्से के साथ बोली। इस वक्त उसकी पूरी बॉडी पर स्क्रचेस और बाइट मार्क्स के निशान थे, जिसे वो आसानी से देख सकती थी। वो अभी अभी शावर लेकर निकली थी। उसने बाथरोब को थोड़ा नीचे सरकाया हुआ था, जिस वजह से उसे अपनी पूरी बॉडी दिखाई दे रही थी। उसकी आंखों में गुस्सा और चेहरे पर थकान बरकरार थी। तभी क्लोजेट का दरवाजा खुला, जिसे सुनकर जन्नत ने उस तरफ देखने की भी हिम्मत नहीं की और चुपचाप बेड की तरफ जाने लगी। पर तभी रिधान, जो अपने कैजुअल आउटफिट में बाहर निकला था, मुँह चढ़ाते हुए बोला, कहाँ जा रही हो तुम? ये सुनकर जन्नत ने बिना रिधान की तरफ देखे कहा, क्या आपको दिखाई नहीं देता? मैं बेड पर ही जा रही हूँ। ये सुनकर रिधान तिरछा मुस्कुराया और बोला, साथ तुम्हें लेसन अच्छे से मिल गया होगा। अब तुम किसी दूसरे लड़के के करीब जाने की भी कोशिश नहीं करोगी। ये सुनते ही जन्नत से अब कंट्रोल नहीं हुआ। वो गुस्से के साथ रिधान की तरफ मुड़ी और बोली, सही कहा आपने, रिधान।
मुझे अच्छे से लेसन मिल चुका है और अब मैं किसी और के करीब जाना तो दूर, उनकी तरफ देखूंगी भी नहीं। लेकिन एक बात आप भी समझ लीजिए, जिस तरह आप मेरे साथ टॉर्चर कर रहे हैं, एक दिन मैं आपको छोड़कर इतनी दूर चली जाऊंगी कि आपको एहसास तक नहीं होगा और आप मुझे पागलों की तरह ढूंढते रह जाएंगे। उसकी ये बात सुनते ही रिधान के एक्सप्रेशन डार्क हो गए। वो गुस्से के साथ बोला, क्या कहा तुमने? तुम मुझे छोड़कर जाओगी? क्या तुम्हारी इतनी औकात है? इसके जवाब में जन्नत ने कहा, सही कहा आपने, मेरी कोई औकात नहीं आपको छोड़कर जाने की। लेकिन जिस दिन पानी सर के ऊपर चला गया, उस दिन जाकर भी मुझे कोई नहीं रोक सकता। ये कहकर उसने गुस्से से ब्लैंकेट खुद पर खींच ली और अपनी आंखें बंद कर लीं। वहीं रिधान ये सब सुनकर अपने हाथों की मुट्ठियां भींचते हुए बोला, तुम मुझसे दूर जाओ, ये कभी भी नहीं हो सकता। और कोई दूसरा तुम्हारे करीब आए, ये तो मैं हरगिज होने नहीं दूंगा। ये कहते हुए वो वहां से बाहर निकल गया। जन्नत सब सुन रही थी, लेकिन उसने कोई रिएक्शन नहीं दिया। वो रिधान के बिहेवियर से बुरी तरह थक चुकी थी। रिधान उसे अपनी कठपुतली की तरह इस्तेमाल कर रहा था। उसे अब ऐसा लग रहा था जैसे उसकी पूरी जिंदगी ही बदल गई हो। इससे पहले वो अपनी मनमर्जी की मालिक थी, पर अब उसे महसूस हो रहा था कि वो रिधान की पपेट बन चुकी है, जिसे वो अपने मुताबिक नचाता था। देखते देखते जन्नत की आंखों से आंसू बह निकले, लेकिन तभी उसका फोन बज उठा। उसने अपना फोन देखा तो एक अननोन नंबर से कॉल आ रहा था। ये देखकर जन्नत ने कॉल पिक किया और अपनी धीमी आवाज में बोली, हेलो, कौन बोल रहा है? तभी उधर से आवाज आई, जन्नत बेटा, प्लीज मुझे माफ कर दो। रमन की आवाज सुनते ही जन्नत बिल्कुल शॉक हो गई। उसने तुरंत फोन देखते हुए कहा, आपको मेरा नंबर कहाँ से मिला? मैंने तो आपको ब्लॉक कर रखा था ना। आपने मुझे कॉल क्यों किया? और कौन सी बेटी? किसकी बेटी? मैं कोई बेटी नहीं हूँ आपकी। दोबारा से मेरे पास कॉल भी मत कीजिएगा। ये कहकर जन्नत कॉल कट करने को हुई, लेकिन तभी रमन ने उधर से कुछ ऐसा कहा, जिसे सुनते ही जन्नत का चेहरा बिल्कुल पीला पड़ गया। वो बस शॉक्ड होकर फोन को ही देखती रह गई। इधर दूसरी तरफ अपार्टमेंट में आशी इस वक्त परेशान हालत में इधर उधर टहल रही थी। उसने खुद से कहा, मैं आखिर सारांश को कैसे समझाऊं कि वो जिसके साथ फ्लर्ट करने की कोशिश कर रहा है, मैं अपने कजिन ब्रदर के साथ कैसे फ्लर्ट कर सकती हूँ? मेरा तो दिमाग ही काम नहीं कर रहा। मैं करूँ तो क्या करूँ? और ऊपर से मैं उसे ये भी नहीं बता पा रही हूँ कि मैं उसकी गज़ल सिस्टर हूँ, क्योंकि अगर मैंने उसे ये बताया तो उसे मजाक लगेगा। उसे ऐसा लगेगा जैसे कि मैं उसके साथ धोखेबाजी कर रही हूँ। तभी वहां पर चिरंजीवी आते हुए बोले, मैं देख रहा हूँ आजकल तुम कुछ ज्यादा ही परेशान हो। आखिर हुआ क्या है? आशी ने गुस्से के साथ कहा, अंकल आप फिर से यहाँ आ गए। मैंने कहा था ना कि अभी के लिए आप यहाँ नहीं आएंगे। मैं पहले ही बहुत ज्यादा परेशान हूँ, इसलिए प्लीज चले जाइए यहाँ से। तभी चिरंजीवी गुस्से से बोले, तुम अपना मकसद भूल गई हो। तुम्हारा मकसद सूर्यवंशी खानदान को बर्बाद करना है। तो क्या तुम भूल गई कि उन्होंने किस तरह से पैदा होते ही तुम्हें खुद से दूर कर दिया था? पता नहीं तुम क्या कर रही हो, इसलिए मुझे तुम्हें तुम्हारा मकसद याद दिलाने के लिए बार बार यहाँ आना पड़ता है। ये सब सुनकर आशी की आंखों से आंसू निकलने लगे। वो वहीं जमीन पर बैठ गई और रोते हुए बोली, मैं पहले ही अपनी जिंदगी में बहुत ज्यादा परेशान हूँ, ऊपर से मुझे ऐसे बदले लेने पड़ रहे हैं जिनका कोई मायने ही नहीं है मेरे लिए। वे माँ बाप जिन्हें मेरी कोई फिक्र नहीं है, वे आराम से अपनी जिंदगी जी रहे हैं और मैं यहाँ उनसे बदला लेने के लिए दिन रात परेशान हो रही हूँ। मुझे तो ऐसा लगता है कि जैसे मेरी जिंदगी ही मजाक बन गई है। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मुझे अपनी जिंदगी खत्म कर देनी चाहिए। ये सुनते ही चिरंजीव के एक्सप्रेशन बदल गए। वो मन ही मन बोला, तू फिक्र मत कर, एक बार तो मेरा मकसद पूरा कर दे, उसके बाद मैं खुद तुझे अपने ही हाथों से मार डालूंगा। लेकिन बाहर से उसने खुद को संयमित करते हुए आगे बढ़कर आशी को संभाला और कहा, देखो बेटा, मुझे पता है इस वक्त तुम बहुत परेशान हो, लेकिन अब वो वक्त आ गया है जब दुनिया वालों के सामने तुम्हारा सच लाया जाए।
दुनिया को पता चलना चाहिए कि तुम ही सूर्यवंशी खानदान का असली खून हो और तुम्हें उस खानदान की असली बेटी होने का हक मिलना चाहिए। ये सुनते ही अचानक से आशी के भाव बदल गए और वो दूसरे ही पल बोली, क्या? ये आप क्या कह रहे हैं? इसके जवाब में चिरंजीवी ने कहा, हाँ बेटा, मैंने सोच लिया है। मैंने सारी तैयारी भी कर ली है। सूर्यवंशी खानदान को भी तो पता चलना चाहिए कि उन्होंने तुम्हारे साथ कितना गलत किया, और इसके लिए मैंने पूरी तैयारी कर ली है। कल सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और सारे प्रूफ के साथ तुम दुनिया वालों के सामने सूर्यवंशी खानदान की बेटी के तौर पर सामने आओगी। ये सब सुनकर आशी बिल्कुल सन्न रह गई और शॉक होकर बोली, व्हाट? क्या सच में? लेकिन ये सारी तैयारी कब की? और मुझे बताया क्यों नहीं? कम से कम आपको एक बार मुझसे पूछ लेना चाहिए था कि मैं अभी इसके लिए तैयार हूं या नहीं। तभी चिरंजीवी गुस्से से बोले, तुम बहुत बार इसके लिए मना कर चुकी हो। मुझे नहीं पता तुम उन सब को लेकर अपने दिल में क्या सोचती हो, लेकिन मुझे तुम्हारी बहुत फिक्र है। मुझे अच्छे से पता है कि उन्होंने तुम्हारे साथ गलत किया है, इसलिए अब कल चुपचाप रेडी रहना। ये कहकर वो चला गया। इधर आशी सच में गहरे सोच में पड़ गई। रात के करीब 2 बज रहे थे जब कमरे का दरवाजा खुला और रिधान अंदर आया। बेड की तरफ उसकी नजर गई तो वो सीधे उसके पास आया। उसने ब्लैंकेट को धीरे से सरकाते हुए कहा, लिसन, मुझे तुमसे कुछ। लेकिन इसके आगे वो कुछ कह पाता उससे पहले उसकी नज़र खाली बेड पर गई। ब्लैंकेट वैसे ही वहां पड़ा हुआ था। खाली बेड को देखकर और वहां जन्नत को न पाकर रिधान के चेहरे के एक्सप्रेशंस बदल गए। वो अगले ही पल गुस्से से चिल्लाया, कहाँ गई तुम? अगर तुम मुझे छोड़कर जाने की कोशिश भी करोगी तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। तुम मुझे ऐसे छोड़कर नहीं जा सकती। ये कहते हुए वो गुस्से से बाहर निकला और चिल्लाते हुए बोला, मॉम, डैड, कहाँ है मेरी बीवी? क्या आप दोनों ने उसे मुझसे दूर किया? मॉम, डैड, क्या आप दोनों को सुनाई नहीं दे रहा है? कहाँ है मेरी बीवी? भावना और तन्मय अचानक से रिधान के इस तरह चिल्लाने की आवाज सुनकर रूम से बाहर निकले। भावना ने जल्दी से कहा, क्या हुआ बेटा? तुम इतनी रात गए ऐसे चिल्ला क्यों रहे हो? सब कुछ ठीक तो है ना? तभी रिधान गुस्से से तन्मय की तरफ देखते हुए बोला, ये तो डैडी बताएंगे। ये सुनकर तन्मय गुस्से से बोले, क्या बकवास कर रहे हो तुम आधी रात को? आखिर मुझे क्या पता? तभी रिधान गुस्से से चिल्लाया, मेरी बीवी गायब है, और अब आप बताइए कि वो कहाँ है? क्योंकि मुझे अच्छे से पता है आप ही ने उसके साथ कुछ ना कुछ किया है। क्योंकि एक आप ही हैं जिसको हम दोनों के रिश्ते से बहुत प्रॉब्लम है। और अगर मेरी बीवी नहीं मिली तो आप सोच भी नहीं सकते कि मैं आपकी बीवी के साथ क्या करूँगा। वहीं भावना भी बिल्कुल हैरान होकर रिधान को ही देखती रह गई। आगे की स्टोरी के लिए कमेंट कीजिए।